डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का यह वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सिविक्स के लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो प्रश्नों की श्रृंखला में स्टार्ट करने से पहले याद रखिएगा कि सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। पहला हम लोग का प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य क्या हैं। अगर ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न अगर दी पूछा जाता है तो आपको हेडिंग वाइज हेडिंग बना के लिखना होगा, लेकिन अगर आपको लघु उत्तरी में ये पूछा जाता है तो इतना अगर आप लिख देते तो वह आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य क्या हैं, तो अगर इसका जो उत्तर हो जाएगा, सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। देखिए, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो पीस की बात होती है, सुरक्षा की सब बात होती है, तो बनाए रखना ही सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य है। और यही संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी भी है। मतलब संयुक्त राष्ट्र का जो भी लेखा जोखा होता है, जो उसमें बनाया गया नियम कानून है, उसके तहत भी सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी भी यही बनती है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कार्य करें। और उसके लिए सुरक्षा परिषद को यह निर्धारित करना होता है कि शांति के लिए, यानी पूरी अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कहाँ पर कौन सा अभियान चलाया जाना है, कहाँ पर कौन सी तैनाती कराई जानी है, ये जो कार्य है वो सुरक्षा परिषद के जिम्मे है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में से एक है। तो सुरक्षा परिषद जो है आपकी हेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर इतना आप लिख देते हैं लघु उत्तरी में तो ये आपके लिए पर्याप्त रहेगा। जबकि अगर ये विस्तृत में पूछता है तो आपको थोड़ा हेडिंग वाइज हेडिंग लिखना पड़ेगा। तो पहले प्रश्न के लिए इतना अगर आप लिखते हैं तो वो आपके लिए पूरा पर्याप्त है। प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। दूसरा हम लोग का प्रश्न है, विश्व स्तर पर शरणार्थी समस्या पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो विश्व स्तर पर शरणार्थी समस्या पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए, इसके बारे में अगर हम लोग को बताना रहेगा। देखिए, इस समय ये बहुत ही एनआरसी जो लागू होने वाला था हम लोग के इंडिया में भी, जिससे हम लोग के यहाँ भी शरणार्थी लोग, जो जैसे बात किया गया था कि कुल पश्चिम बंगाल में ज़्यादा लोग हैं, तो ऐसे ये बंगाल में है, तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें निकल कर आ रही थी तो शरणार्थी के लोगों को लेकर। तो ये देखिए बहुत ही इस समय करंट में बहुत समस्या है। और देख रहे थे अभी कोरोना काल से पहले देखा है तो कितनी ज़्यादा चरम सीमा पर ये विद्रोह हुआ था इसका। तो विश्व स्तर पर शरणार्थी समस्या पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है। ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो चलिए आइए इसके देखते हैं उत्तर को। इसका उत्तर हो जाएगा, शरणार्थी समस्या वर्तमान में दुनिया के समक्ष एक गंभीर विषय बनकर उभरा है। ये बात तो सभी लोग जान रहे हैं, जिसका कोई पुख्ता समाधान नहीं दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे देश में प्रॉब्लम हो रही है तो हम दूसरे देश में जाएंगे तो किस जगह पर जाएंगे। और भाई जैसे आप लोग हैं, कहा क्या कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई, अगर वो अपने कंट्री में रहता है तो इंडिया से अगर वो क्रॉस करता है तो उसके ऊपर तुरंत एक मोहर लग जाता है कि वो भारतीय हिंदू है, भारतीय मुसलमान है, भारतीय सिख है, भारतीय ईसाई है। तो ये एक पहचान मिलती है उसे। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर अपना आइडेंटिफिकेशन हमारा कोई धर्म जाति मजहब नहीं रह जाता है, हमारी पहली पहचान जो होती है दूसरे कंट्री के लिए इंडियन की पहली पहचान बनती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्तमान में शरणार्थियों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती आवास या निवास स्थान की है। जाहिर सी बात है कि जो कहीं पर रहता है, सदियों से रहता आ रहा है, उसका घर है तो वो निवास प्रमाण पत्र बना दे, लेकिन ऐसे लोग वो न तो आवास उनको मिल पाते, न तो वो निवास अपना दिखा पाते कि मैं यहाँ का निवासी हूँ। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं अगर उदाहरण के रूप में अगर आपसे बात करूँ एक, तो देखिए उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो आतंकवाद से संघर्ष कर रहा सीरिया एक देश ऐसा हो गया है जहाँ के लोग, देखिए विचार एक बार अवश्य आता है, मतलब लोगों के वहाँ यहाँ के लोगों के दिमाग में एक बार विचार जरूर बनता है कि हम लोग यहाँ से क्या करें, पलायन कर जाएं। पलायन का विचार जो होता है इनके दिमाग में एक बार जरूर आता है। कहाँ के लोगों को, सीरिया के देश के लोग जो हैं, क्योंकि यहाँ पर आतंकवाद जो है बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर इस देश को प्रभावित कर चुका है। तो जिसकी वजह से देखिए यहाँ बना हुआ, लेकिन समस्या ये है अगर वहाँ से वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो शरणार्थी समस्या ये एक बहुत ही इंटरनेशनल समस्या उभर कर आ रही है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की। और तीसरा हम लोग का प्रश्न है, नौ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। प्रश्न को फिर से देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है, नौ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका, नौ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था वर्तमान अर्थव्यवस्था को समाप्त करके एक नए सिरे से स्थापित करने का मार्ग है, ताकि विकसित देशों द्वारा अविकसित देशों का औपनिवेशिक शोषण रुक जाए और विश्व की आय तथा साधनों का न्यायपूर्ण व समान बंटवारा हो, ताकि उत्तर दक्षिण का अंतर समाप्त हो जाए। ये देखिए एक बहुत बड़ी पहल है जो कि नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के रूप में उभर कर आ रही है सामने। तो आर्थिक व्यवस्था का मतलब इसे कहा गया कि $1 जो है वो 75 रुपये के बराबर है। तो ये देखिए कितनी प्रकार की असमानताएं हैं अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में।
और साथ ही साथ जो विकसित देश हैं वो अविकसित देशों का शोषण न कर पाएँ। तो इसके लिए जो आर्थिक व्यवस्था का एक दूसरा मंच तैयार किया जा रहा है। एक ऐसे तरीके से तैयार किया जा रहा है जिसमें उत्तर-दक्षिण का कोई अंतर न हो और उसमें अविकसित देश भी जो हैं अपने आप को उभार सकें। तो कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए तो आर्थिक व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है जो आर्थिक नए आ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो है या अर्थव्यवस्था जो है उसको नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के रूप में किया जाएगा नए सिरे से, ताकि लोग जो अविकसित देश हैं वो भी अपना विकास अच्छे से कर सकें। तो तीसरा जो प्रश्न है ये भी देखिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चौथे प्रश्न की, और ये हम लोग का आज के सेशन का आखिरी प्रश्न भी रहेगा। चौथा हम लोग का प्रश्न है, भारत एवं रूस के संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर देखिए शॉर्टकट में आपसे अगर ये पूछता है तो आप इतना अगर लिख देते हैं तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। अगर बात हम लोग करें भारत एवं रूस के बारे में, तो देखिए भारत और रूस के बारे में जब देश हम लोग का आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले की बात है, और मुख्य रूप से जब देश हम लोग का आज़ाद हुआ तभी हम लोग के में घनिष्ठ मित्रता के रूप में प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर हो गए थे कि नहीं, भारत और रूस जो होंगे इनके संबंध जो होंगे भविष्य में आने वाले दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और ये एक परम मित्र के रूप में एक दूसरे के साथ रहेंगे, भारत एवं रूस। तो आइए देखते हैं कुछ हम लोग इसके महत्वपूर्ण टॉपिकों को इनसे बारे में क्या लिखना रहेगा। तो इसका उत्तर अगर आप देखना चाहेंगे तो भारत और रूस ऐतिहासिक रूप से रक्षा के लिए देखिए जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, व्यापार के सिलसिले में जुड़े हुए हैं, ऊर्जा संबंधित मुद्दों पर जुड़े हुए हैं, अंतरिक्ष से संबंधित जो कार्य होते हैं वो लोग मिलकर करते हैं, आदि क्षेत्रों में एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। ये बहुत पहले से ही आता है। जैसे कभी कभी होता है अभी कि इनकी सेनाएं यहाँ पर मिलकर अपना क्या किया, युद्ध अभ्यास कर रही हैं। बहुत चीज़ें यहाँ के साइंटिस्ट मिलकर अंतरिक्ष में यह कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये दोनों देशों का घनिष्ठ मित्रता की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाता है। हाल ही में रूसी रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण पर भारतीय रक्षा मंत्री द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए मास्को रूस पहुंचे थे। मास्को रूस की राजधानी क्या है, मास्को। तो यहाँ देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं वो गए हुए थे अभी हाल ही में। तो ये देखिए एक तरीके से ये संबंधों के अच्छे संबंधों का ही ये संकेत होता है जो यहाँ से वहाँ लोग जा रहे हैं। तो इस प्रकार देखिए घनिष्ठ मित्रता बनी हुई है और यहाँ पर एक दूसरे देशों के बीच में समर्थन के रूप में भी, हालांकि कुछ विवाद हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि इन लोगों की घनिष्ठता में थोड़ी सी मतलब कुछ बातें ऐसे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अगर देखा जाए तो भारत और रूस के जो संबंध है वो अच्छे बने हुए हैं। तो ये रहे आपके लिए महत्वपूर्ण 4 प्रश्नों की श्रृंखला। आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं। और हाँ, इन प्रश्नों को भी आप देख सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है अभी इसके जो 4 प्रश्न और महत्वपूर्ण बचे हुए हैं मैं उनका भी जल्दी आपको आंसर अवेलेबल करा दूंगा। और एक बात याद रखिएगा और कि आप अपने एग्ज़ाम में और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। याद रखिएगा, फिर से एक बार नोट कर लीजिए, 950 690 285 7 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। यदि आप इससे जुड़ जाते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी और उसमें ग्रुप डिस्कशन भी होता रहता है नियमित रूप से। और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका इसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है। तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें और आपको नियमित रूप से उसमें PDF भी मिल जाता है। तो इसके साथ ही साथ देखिए अब ये जो अदर सब्जेक्ट आपके हैं उन पर भी वीडियो धीरे धीरे आने लगेंगे आपके, और आप अपनी तैयारी को नियमित रूप से जारी रखें और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है आप उसमें भी अपना बेहतर दें, क्योंकि याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं। ये एग्ज़ाम भी आप अपने मेन एग्ज़ाम समझ कर ही दीजिए। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन देखिए आपके चालू होने वाले हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को नियमित रूप से जारी रखें आप लोग, क्योंकि देखिए अक्टूबर के लास्ट में या तो नवंबर की स्टार्टिंग अक्टूबर के लास्ट तक जाते जाते मेरे ख्याल से सभी स्कूलों के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन चालू हो जाएंगे। इसलिए आपको शुभकामनाएं और अपनी तैयारी को नियमित रूप से जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।